जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। इसी कड़ी में मैं अपने वादे के अनुसार लेकर आ गया हूं लुसेंट फिजिक्स का पूरा निचोड़ का 1000 क्वेश्चन का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 1 से लेकर 500 तक का हर एक चैप्टर का न्यूमेरिकल पॉइंट के साथ मैं आपको वीडियो अवेलेबल करवा चुका हूं। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जरूर देखिए। और ये पार्ट 2 है, हम लोग 501 से 1000 तक देखेंगे। तो कंसंट्रेट होके बिल्कुल स्थिर से आप बैठ जाइए। कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं बताते चलूंगा, जिससे आप नोट्स भी कर सकते हैं। जो भी न्यूमेरिकल पॉइंट होगा, टेक्निकल पॉइंट होगा, सब कुछ क्लियर करते चलेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप एक बार में नहीं तो 2-3 बार में भी इस वीडियो को पूरा देखिए और सप्ताह में कम से कम एक बार जरूर देखिए। एग्जाम तक आपका क्लियर होगा, क्योंकि इसी 1000 में से लगभग 80 to 90% क्वेश्चन पूछने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी के सहयोग से, आप सभी के लाइक और कमेंट के मोटिवेशन के कारण मैं मैथ और रीजनिंग में तो धमाल मचा ही रहा हूं। इसके साथ ही मैंने वादा किया था कि 1000 फिजिक्स, 1000 केमिस्ट्री, 1000 बायोलॉजी मैं आपको दूंगा। तो ये बहुत ही मेहनत करके बनाया हुआ पीडीएफ है और बिल्कुल मैं आपको ये फ्री अवेलेबल करवा रहा हूं, जो हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस से आप प्राप्त कर सकते हैं। जो विद्यार्थी टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, प्ले स्टोर से टेलीग्राम को इंस्टॉल करें और वहां से आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस सर्च करें। आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे में जो क्लास में बैठे हुए विद्यार्थियों का तस्वीर का लोगो है, उसी लोगो वाले पे टच करके ज्वाइन करें और लगातार पीडीएफ प्राप्त करते रहें। बड़ा ही बेस्ट क्वालिटी का पीडीएफ है। इसे आप बार बार रिवीजन करेंगे तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी या तो सीजीएल या स्टेट पीसीएस हो गया, बीपीएससी, बिहार दरोगा, सभी में यह काम आने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। लगभग 80 to 90% क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो जरूर से जरूर आप पीडीएफ प्राप्त कर लें। और जो नए विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाते समय ऑप्शन आता है तो ऑल वाले को प्रेस करें। और एक बार पूरा चैनल को विजिट करना है तो नीचे में जो वीडियो के नीचे में चैनल का लोगो दिख रहा है उस पर टच करें, प्लेलिस्ट को चेक करें। 7 से 800 क्लास में अवेलेबल करवा चुका हूं। मैथ रीजनिंग का 3200, 2700 जो दोनों आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दोनों का पूरा धज्जिया उड़ा चुका हूं। पूरा कॉमर्शियल मैथ मैं अपने असाइनमेंट से पूरा समाप्त कर चुका हूं। और सबसे बड़ी बात है कि हो चुकी है धमाकेदार शुरुआत आपका यूथ कंपटीशन मैथ का, जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टाइप बाय टाइप एडजस्टमेंट है। मैं डेमो क्लास भी यूट्यूब पे दे चुका हूं, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करें और हमारे ऐप को जरूर इंस्टॉल करें। ये आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस जो ऐप है, इसे आप जरूर से जरूर इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर में जाके, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। टेलीग्राम चैनल पर भी आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस टेलीग्राम चैनल, उस पर भी लिंक डाल दिया गया है। या प्ले स्टोर पर आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस लिखें, सेम लोगों को देखकर आप इंस्टॉल करें और वहां से ये वाला कोर्स 499 का जरूर परचेज करें। खास करके जूनियर विद्यार्थी जो स्टार्ट किए हैं उनको भी परचेज कराइए, क्योंकि 20 अक्टूबर तक इसका डेट है। जो इसको प्राप्त कर रहे हैं विद्यार्थी, उनको मैं 1 साल तक पूरा क्लास अवेलेबल करवाऊंगा। मैथ और रीजनिंग से बिल्कुल आपको फुर्सत हो जाएगा, अलग से तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। और नहीं भरोसा है तो एक बार मेरे पूरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। मैं पूरा कॉमर्शियल मैथ पढ़ा चुका हूं और साथ ही साथ 1 साल तक जितना भी कंटेंट होगा, पीटी से लेकर मेंस तक, सीबीटी 1 से सीबीटी 2 तक, सभी आपको इस पर यही 499 रुपया में अवेलेबल करवाया जाएगा। तो इस ऑफर का फायदा उठाएं और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। आइए आज शुरू करते हैं आज का तूफानी क्लास। 500 महत्वपूर्ण फिजिक्स को देखेंगे और मैं फिर से बोलूंगा, पहला वीडियो भी आप जरूर देख लें। इन दोनों को मिला के 1000 का एक और तूफानी वीडियो बनेगा, जिसमें तेजी से मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। तो जरूर से जरूर हमसे जुड़े रहिए। आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण क्लास। तो आइए शुरू करते हैं। आपको पहले से ही पता होगा कि मैं 500 तक पहले ही करवा चुका हूं। आज हम लोग देखेंगे 501 से 500 तक मैं पहले ही करवा चुका हूं। इसमें जो भी त्रुटियां 1-2 शब्द में था, उसे मैं सुधार करके पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल चुका हूं। तो उसे आप डाउनलोड करके रिवीजन करेंगे, हार्ड कॉपी भी निकलवा सकते हैं, दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। तो आ जाइए 501 नंबर से शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है, एक एक लाइन का निचोड़ है। आप किसी भी चैप्टर को उठाइए। 501 नंबर में प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो ये डच के भौतिकविद थे, फिजिशियन थे। कौन? हाइगेंस, जो कि 1678 में इन्होंने प्रकाश के तरंग सिद्धांत दिया। किसने? हाइगेंस ने। डच भौतिकविद हाइगेंस ने 1678 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 502, किसने यह सिद्ध किया कि प्रकाश की चाल जल की अपेक्षा वायु में अधिक होती है? ये फूको ने किया था। फूको नामक साइंटिस्ट ने सिद्ध किया कि प्रकाश की चाल जल की अपेक्षा वायु में अधिक होती है और वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप सभी को पहले से पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 503, वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया? तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, स्कॉटलैंड के ये वैज्ञानिक है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया है। वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का कौन सा गुण यह सिद्ध करता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ होती है? ध्रुवन। अब देखिए, जितनी भी घटनाएं हैं प्रकाश में होती है वो लगभग सभी घटनाएं ध्वनि में भी होती है, चाहे वो परावर्तन हो, अपवर्तन हो, व्यतिकरण हो, विवर्तन हो, सभी होती है। लेकिन ध्रुवन एकमात्र ऐसी घटना है जो केवल प्रकाश में होता है और यही सिद्ध करता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा घटना? ध्रुवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रकाश के कौन से गुण की व्याख्या करता है? तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत जो है प्रकाश के परावर्तन का, अपवर्तन का, सीधी रेखा में गमन का, विवर्तन का, व्यतिकरण का और ध्रुवन का, इन सभी घटनाओं का वर्णन करता है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का कौन सा गुण विद्युत चुंबकीय सिद्धांत सिद्ध नहीं करता है? तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत, विद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत जो होता है यह विद्युत चुंबकीय सिद्धांत सिद्ध नहीं करता है। तो यहाँ पे था कि प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत कौन सी गुण को व्याख्या करता है? तो परावर्तन, अपवर्तन, सीधी रेखा में गमन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन। और प्रकाश का कौन सा गुण विद्युत चुंबकीय सिद्धांत सिद्ध नहीं करता है? तो प्रकाश, विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन सिद्धांत। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करता है? माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक पर। देखिए, लाख प्रयास के बाद भी कुछ त्रुटियां रहती है तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा और आपके सुझाव का स्वागत करूंगा, तो जरूर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल उसमें उतनी ही कम होगी। माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, मतलब अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो प्रकाश की चाल कम होगी, अपवर्तनांक कम होगा तो प्रकाश की चाल अधिक होगी। नेक्स्ट, आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत द्वारा प्रकाश के किस गुण की व्याख्या होती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या होती है आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि फोटोन की खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। प्रकाश छोटे छोटे फोटोन के बंडलों से बना हुआ है, किसने कहा था? आइंस्टीन ने। ध्यान रखना, E=mc² किसने दिया? आइंस्टीन ने। सूर्य, विद्युत बल्ब, कैंडल, जुगनू कैसी वस्तुएं? तो ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं, लुमिनस बॉडीज, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। सूर्य, विद्युत बल्ब, कैंडल, जुगनू जो स्वयं प्रकाशित होते हैं। नेक्स्ट है, मेज, कुर्सी, किताब इत्यादि कैसी? अप्रदीप्त वस्तुएं, मतलब ये दूसरे के प्रकाश से दिखाई पड़ते हैं। ये वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार कर जाती है, पारदर्शक वस्तुएं, जैसे कांच, जल, इस प्रकार की वस्तुएं जो है ये पारदर्शक वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट बॉडीज कहलाते हैं। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश की कुछ ही किरण निकल पाती है, पारभासी वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं। जैसे एग्जाम्पल के लिए होता है क्या? तेल लगा हुआ, देखिए क्वेश्चन ही बन गया कि तेल लगा हुआ कागज, थिन पेपर, घिसा हुआ कांच किस प्रकार की वस्तु है? तो पारभासी, जिसका कुछ भाग पार करे, पारभासी, जिसका प्रकाश पार कर जाए, पारदर्शी, याद रखिएगा। धातु, लकड़ी किस प्रकार की वस्तु है? अपारदर्शक वस्तु है। धातु, लकड़ी, मिट्टी का जो भी बर्तन या दीवार जो भी है, अपारदर्शक वस्तु। कार्य स्कूलर सिद्धांत किसने दिया था? सर आइजक न्यूटन ने 1666 में। कार्य स्कूलर सिद्धांत किसने दिया था? सर आइजक न्यूटन। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस टांग ने 1800 ईस्वी में। प्रकाश के व्यतिकरण सिद्धांत किसने? थॉमस टांग ने 1800 ईस्वी में। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसके छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। जैसे इस प्रकार से ये 2 रूम है, इधर लाइट जल रहा है तो इधर भी थोड़ा सा लाइट जा रहा है, तो इधर से ये प्रकाश जो होता है मुड़कर प्रवेश कर जाता है, अपने अवरोध को मुड़कर प्रवेश करता है, वो घटना क्या? विवर्तन कहलाता है, डिफ्रैक्शन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल का। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल का। लेकिन तरंगदैर्घ्य यदि पूछे तो लाल का अधिक होता है, बैगनी का कम होता है। विचलन यदि पूछे तो लाल का कम होता है, बैगनी का अधिक होता है। ध्यान रखना है। प्रकाश के चिकने
दृश्य मतलब चिकना जो पटल है, चिकना सतह है, टकरा कर लौटने की परिघटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन कहते हैं इसको, सॉरी, प्रकाश के चिकने सतह से टकरा कर लौटने की परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे ये देखिए, ये कोई परावर्तक चिकनी सतह है, उधर से प्रकाश है, इधर से टकरा गया, और यह एक अभिलंब है, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और लंब एक ही तल पर होते हैं। ये ध्यान रखना। यही हुआ प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है तो कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। बीच में चंद्रमा आ गया तो सूर्य ग्रहण, बीच में पृथ्वी आ गया तो चंद्र ग्रहण, और सूर्य तो बीच में आएगा नहीं। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है? चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? दर्पण के पीछे आभासी एवं वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा, ऐसे सीधा ही होता है, लेकिन पार्श्व उल्टा मतलब लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट, क्योंकि जो भी आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा ही होता है, लेकिन समतल दर्पण में पार्श्व उल्टा होता है। तो याद रखिए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनते हैं? दर्पण के पीछे आभासी एवं वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितनी लंबाई की दर्पण होनी चाहिए? वस्तु की आधी। जैसे आप अपना पूरा तस्वीर देखना चाहते हैं तो आपकी आधी होनी चाहिए दर्पण की लंबाई। दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हो तो उनके बीच बने प्रतिबिंब की संख्या n बराबर 360 बटा थीटा, जहां 360 का मान विषम आने पर नहीं घटाया जाता है। 360 बटा थीटा -1 होता है प्रतिबिंब की संख्या। मतलब इस प्रकार से एक समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण इस प्रकार से यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा? 360 बटा 60 कट गया 6 बार में तो 6 नहीं होगा, 6 में से 1 घटा देना है, प्रतिबिंब की संख्या 5 होगा। लेकिन ऑलरेडी विषम आ जाए, मान लिया 60 के जगह पे 45 डिग्री हो, या तो कुछ भी हो, 45 नहीं, कुछ ऐसा हो जो इसको विषम मतलब 360 में भागा दें तो विषम आए। जैसे मान लिया 40 डिग्री हो तो 40 360 में भागा देते हैं तो 9 आएगा, तो 9 विषम है तो 90 हो जाएगा प्रतिबिंब की संख्या। यानी सम आ गया तब एक घटाना है, 360 में थीटा से भाग देंगे, और विषम आ गया तो घटाना नहीं है, वही होगा प्रतिबिंब की संख्या। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट है, ध्यान रखना है। बंकर में छिपे सैनिक जमीन पर चल रहे दुश्मनों की गतिविधियों का पता लगाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? 45 डिग्री पर स्थित दो समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, चेहरा देखने बहुरूपदर्शी एवं परिदर्शी में किस दर्पण का प्रयोग होता है? समतल दर्पण। रोज आप चेहरा देखते होंगे बाल सजाने के लिए या चेहरा देखने के लिए कि कहीं पे कुछ लगा हुआ तो नहीं है, आप खूबसूरत लग रहे हैं कि नहीं रहे हैं, ये सभी समतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो अनंत पर होता है, ठीक है, याद रखना है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, F बराबर R/2। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी, F बराबर R/2। गोलीय दर्पण के सामने रखी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v हो और फोकस दूरी f हो तो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इसे दर्पण सूत्र कहते हैं, याद रखिएगा। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u बटा प्लस 1/v। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण में कुल कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? तो अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो फोकस पर बनता है। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर। वस्तु छोटा, उल्टा एवं वास्तविक। उल्टा हो गया जो निश्चित है, वास्तविक होगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो फोकस व वक्रता केंद्र के बीच। अनंत के कारण फोकस हो गया, तो जब यहाँ पे बोला अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच छोटा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार की प्रकृति कैसी होती है? तो वक्रता केंद्र पर जब बनेगा तो वक्रता केंद्र पर ही होगा, समान होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। उल्टा हो गया तो वास्तविक होना ही होना है। अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र एवं फोकस दूरी
के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। बड़ा, उल्टा एवं वास्तविक। सबसे आसान तरीका याद करने का कि फोकस पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, फोकस पर बनेगा, फोकस पर रखेंगे, अनंत पर बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, फोकस वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखेंगे तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। आगे अवतल दर्पण जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर, वस्तु से बड़ा, उल्टा एवं वास्तविक। अवतल दर्पण में जैसे जैसे वस्तु को नजदीक लाते जाएंगे, इस प्रकार से जैसे जैसे इस प्रकार से अवतल दर्पण नजदीक लाते जाएंगे, जो दर्पण है दूर हो, मतलब प्रतिबिंब है दूर होते जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट है अवतल दर्पण जो वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति तो दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा, सीधा एवं काल्पनिक। तो मात्र फोकस दूरी ध्रुव के बीच रखते हैं तभी वो काल्पनिक बनता है दर्पण के पीछे, बाकी सब में वास्तविक बनता है। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है, ध्यान रखना है। जबकि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक ही बनता है। देखिए उत्तल दर्पण में प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच छोटा, सीधा एवं आभासी। याद रखिएगा हमेशा काल्पनिक, आभासी मतलब क्या होता है? काल्पनिक। तो उत्तल और अवतल में हमेशा काल्पनिक, उत्तल और समतल में, जबकि अवतल में वास्तविक, काल्पनिक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर कुकर, प्रवर्तन दूरबीन, सर्च लाइट, मोटर कार के हेडलाइट, हजामती दर्पण तथा रोगियों के कान, नाक, गले आदि के जांच में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। डॉक्टर के यहाँ चेक करवाने जाइए, हजामत बनाने जाइए, सेविंग करवाने जाइए, सबके यहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। मोटर कार में साइड मिरर तथा सड़कों पर लगे परावर्तक लैंप में किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। सड़कों पर लगे परावर्तक लैंप हो गया, साइड मिरर हो गया, उत्तल दर्पण का। लेकिन यदि यहाँ पे पूछे हेडलाइट में तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल दिशा में विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्रकाश आया और मुड़ गया था तो ये परावर्तन हुआ। लेकिन मान लिया जाए एक माध्यम है, इस प्रकार से जल है, प्रकाश इधर से आया, इसको बोलते हैं विरल माध्यम, जहाँ बिल्कुल खाली खाली हो विरल माध्यम, और जहाँ भरा भरा हो सघन माध्यम। जब ये प्रवेश करता है और प्रवेश करता है तो थोड़ा सा विचलित हो जाता है, इस प्रकार से बाहर निकलता है तो थोड़ा सा विचलित, मान लीजिए प्रकाश ऐसे आया, थोड़ा सा विचलित हो गया, तो इस स्थिति में कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, इस घटना को कहते हैं। तो फिर चाहिए जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस प्रकाश की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के दो नियम हैं, जैसे प्रवर्तन के दो नियम थे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी SI/SR बराबर म्यू। इसे स्नेल का नियम कहते हैं, म्यू इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से ये कांच है या पानी है, ये विरल माध्यम आई और ये सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो ये क्या होगा? ये अभिलंब है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। लेकिन सघन से जब विरल में प्रवेश करे तो अभिलंब से दूर भागती है। ऐसे भी विरल मतलब खाली खाली, खाली खाली में जाइएगा तो एकदम खाली रास्ता है, जितना दूर भागिए। तो यहाँ पर जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। द्रव में अंततः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। वो सीधा ही रहता लेकिन दिखाई टेढ़ा देता है। तो जितना भी मतलब वास्तविक से अलग हट के दिखाई दे, मतलब धोखा हो, वो अपवर्तन के कारण होता है। जैसे तारे टिमटिमाते हुए तथा सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ते हैं अपवर्तन के कारण। जल में अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई पड़ती है, या सिक्के जो रखे होते हैं ऊपर दिखाई पड़ते हैं, ये अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल का 7800 एंगस्ट्रॉम। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी का 3900 एंगस्ट्रॉम। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी का। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल का। अपवर्तनांक सबसे अधिक बैगनी का, सबसे कम लाल का, जबकि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल का, सबसे कम बैगनी का। बड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना है। निर्वात में प्रकाश की चाल से माध्यम में
प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल के माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है पानी का अपवर्तनांक क्या होता है? 1.33। फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। क्राउन कांच का अपवर्तनांक होता है 1.52। फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक होता है 1.65। लिख के याद जरूर कर लेना है, क्योंकि आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब एग्जाम का लेवल ही अलग हो गया। हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, ये तो याद ही रह जाएगा। बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31। हीरा का, यहाँ हीरा होने से हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 या 2.4 भी आपको याद ही होगा। हीरा का अपवर्तनांक 2.42। शीशा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.52। शीशा का 1.52। अल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36। केरोसिन का अपवर्तनांक होता है 1.44। क्वार्टज का अपवर्तनांक होता है 1.46। बेंजीन का अपवर्तनांक होता है 1.50। तारपीन के तेल का अपवर्तनांक होता है 1.48। रूबी यानी मानिक के जो होता है, जिसका मतलब गहने बनाते हैं या अंगूठी में लगाए जाते हैं, पत्थर एक होता है, इसका अपवर्तनांक होता है 1.77। तो ध्यान रखना, इन सभी को लिख के एक बार याद कर लेना है अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, जल में पड़ी परख नली का चमकना, कालिक से पूता हुआ गोला जल में चमकना किसका उदाहरण है? ये पूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण है। फिर से, हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मृग मरीच का बनना, जल में पड़ी परख नली का चमकना, कालिक से पूता हुआ गोला जल में चमकना, पूर्णांतरिक परावर्तन। मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाशीय तंतु का। मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाशीय तंतु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने के लिए किसका प्रयोग होता है? प्रकाशीय तंतु का। अब प्रकाशीय तंतु में प्रयोग किया जाता है पूर्णांतरिक परावर्तन का, ही ध्यान रखिएगा आप। रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। जो प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है वही प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनता है। एकदम अवतल दर्पण और उत्तल लेंस सेम होता है, जैसे अवतल दर्पण होता है वही उसी प्रकार का प्रतिबिंब अवतल लेंस में बनता है। लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जबकि दर्पण सूत्र क्या पढ़े थे? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, जबकि लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस की फोकस दूरी, अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? याद रखना, ये सब लिख के याद कर लेना है। लेंस की फोकस दूरी, अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माने पहला वक्रता त्रिज्या और माइनस 1/r2। क्लियर है? याद रखिएगा लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, मतलब दोनों फोकस दूरी जुड़ जाता है, चूंकि संयुक्त लेंस है, डबल है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता, यानी P यदि लेंस की क्षमता हो तो P बराबर 1/f लेंस के व्युत्क्रम होता है। पूछेगा लेंस की क्षमता, लेंस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता के मात्रक डायोप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। देखिए उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है, उठा हुआ, उभरा हुआ, तो उठा हुआ है तो धनात्मक। आइए, अवतल लेंस इस प्रकार के धंसा हुआ होता है, तो ये हो गया ऋणात्मक। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक। नेक्स्ट है, अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ और कैसा बनता है? तो अवतल लेंस और उत्तल दर्पण सेम ही है, तो F2 एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच सीधा, काल्पनिक एवं छोटा, ये ध्यान रखना है। और जैसे अवतल दर्पण था वैसे उत्तल लेंस में बनता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी व क्षमता बदल जाती है, यह किस पर निर्भर करता है? द्रव के अपवर्तनांक पर। लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी और क्षमता बदल जाती है, निर्भर करता है द्रव के अपवर्तनांक पर। यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, तो ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता घट जाती है।
लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो तो ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता घट जाती है, अर्थात फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की क्षमता घटेगा तो फोकस दूरी बढ़ेगा, क्योंकि लेंस की क्षमता फोकस दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है, लेंस की क्षमता घटेगा तो फोकस दूरी बढ़ेगा, या पूछेगा लेंस की फोकस दूरी यदि बढ़ाया जाए तो लेंस की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घटेगा। नेक्स्ट है, यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के समान हो, ऐसे स्थिति में लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो अनंत हो जाती है। कितना हो जाती है, अनंत, जिससे लेंस की क्षमता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो तो इस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी और क्षमता घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का बुलबुला उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है परंतु व्यवहार अवतल लेंस के भांति करता है, क्यों, तो पानी के अंदर फोकस दूरी बढ़ जाती है एवं क्षमता घट जाती है और बुलबुला अवतल की तरह काम करता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो यही बनाता है कि पानी का बुलबुला किस लेंस की भांति काम करता है, तो अवतल लेंस की भांति, और इसी को याद रखते हैं विद्यार्थी, हमेशा अवतल लेंस ही मार देते हैं आंसर। जबकि यदि क्वेश्चन पूछता है कि हवा का बुलबुला पानी में जो रहता है वो दिखाई कैसा पड़ता है, तो उत्तल लेंस की बात है, क्योंकि बुलबुला उभरा हुआ दिखाई पड़ता है, उभरा हुआ उत्तल लेंस। लेकिन वो कार्य या व्यवहार किसके भांति करता है, तो अवतल लेंस की भांति। तो याद रखना है, दिखाई देता है उत्तल लेंस की भांति और कार्य करता है अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट है, कार्बन डाई सल्फाइड का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.68। नमक का अपवर्तनांक 1.54। श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो विभक्त हो जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। किस माध्यम के पदार्थ का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, तो आपतित प्रकाश की किरण के तरंगदैर्घ्य पर। किसी माध्यम के पदार्थ का अपवर्तनांक निर्भर करता है आपतित प्रकाश की किरण के तरंगदैर्घ्य पर। किस रंग का विक्षेपण या विचलन सबसे अधिक होता है, बता ही चुके हैं, बैगनी का। किस रंग का विक्षेपण या विचलन सबसे कम होता है, लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पूछ रहा है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए क्या होती है। ऑप्शन में दोगा समान होती है, कम होती है, अधिक होती है, तो यहाँ पे भिन्न भिन्न होती है। श्वेत प्रकाश किन 7 रंगों में विभाजित होता है, बैजानी पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। बैजानी पिनाला या इंग्लिश में विबग्योर याद रख सकते हैं, वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, योर मतलब कि येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसको ध्यान रखिएगा इमेज रूप में, क्योंकि कभी कभी पूछ देगा कि बीच में कौन सा कलर आ जाता है या ऊपर से तीसरा कौन है, नीचे से, इस प्रकार से इसे पूछता है। किस रंग में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, तो लाल में सबसे अधिक होता है और प्रकाश का वेग बैगनी में सबसे कम होता है, ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थोड़ा सा इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा और मजा आएगा। क्लियर। तो देखते हैं अब यहाँ पे किस रंग में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है, बैगनी। नेक्स्ट इंद्रधनुष किसका उदाहरण है, प्रवर्तन, पूर्णांतरिक प्रवर्तन एवं अपवर्तन। ये सारी घटनाएं होती है इंद्रधनुष में। वर्षा की बूंदों पर सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन एवं 1 बार परावर्तन के फलस्वरूप किस तरह का इंद्रधनुष बनता है, प्राथमिक इंद्रधनुष। 2 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन हो तो प्राथमिक इंद्रधनुष। इसमें लाल रंग बाहर की ओर तथा बैगनी रंग अंदर की ओर रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदों पर पड़ने वाली सूर्य की किरण 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार परावर्तन हो तो इससे कौन सा इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। मतलब 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन तो प्राथमिक, और 2 बार अपवर्तन 2 बार परावर्तन तो द्वितीयक इंद्रधनुष। इसमें लाल रंग अंदर और बैगनी बाहर। एक बार मैं तस्वीर में आपको फोटो में दिखाया भी था, आपके यूट्यूब पर अवेलेबल भी होगा, आप देख सकते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक रंग कौन कौन है, तो ये लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। कौन सा इंद्रधनुष धुंधला दिखाई देता है, तो द्वितीयक इंद्रधनुष थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीयक रंग कौन कौन है, तो पीला, मैजेंटा एवं पिकॉक नीला या सयान। मतलब प्राथमिक रंग के संयोजन से जो बनता है वो होता है द्वितीयक रंग, ये ध्यान रखना है। लाल और नीला रंग मिलने से बनता है मैजेंटा, लाल और नीला से मैजेंटा। हरा और नीला से बनता है पिकॉक नीला, हरा और नीला से पिकॉक नीला। लाल और हरा मिलने से बनता है कौन सा रंग, तो पीला। तो ध्यान रखना है, लाल नीला से मैजेंटा, हरा नीला से पिकॉक नीला, लाल और हरा से पीला। एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग मिलने से कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो एक प्राथमिक और द्वितीयक रंग मिलता है तो संपूरक रंग बनता है, जैसे सफेद हो गया संपूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि रंगीन टीवी में कौन सा रंग होता है, तो प्राथमिक रंग होता है लाल हरा नीला का ही संयोजन होता है रंगीन टीवी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग सभी रंगों को अवशोषित करता है, तो काला सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, जबकि सफेद सभी को परावर्तित कर देता है। प्रकाश के व्यतिकरण को प्रक्रियात्मक रूप से किसने समझाया था, थॉमस यंग ने 1802 में प्रकाश के व्यतिकरण को समझाया था थॉमस यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 611, दो अलग प्रकाश स्रोतों से निकली प्रकाश तरंग में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती है। दो अलग प्रकाश स्रोतों से निकली प्रकाश तरंग में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों को प्रकाशीय प्रभाव किसके कारण होता है, तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत वेक्टर। प्रकाश तरंगों की प्रकाशीय प्रभाव किसके कारण होता है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत वेक्टर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब मोमबत्ती ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित प्रकाश कैसी प्रकाश होती है, तो ये अध्रुवित प्रकाश होती है। नेक्स्ट, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखती है और दूर की वस्तुएं नहीं दिखती है, तो निकट दृष्टि दोष इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। मायोपिया भी हिंदी में लिख देता है, याद रखना है। निकट की वस्तुएं दिखी और दूर की नहीं, मतलब जो दिखेगा वही दोष है। निकट वाला दोष दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष, दूर वाला सिर्फ दिख रहा है तो दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के कहाँ बनता है, तो रेटिना के आगे बनता है तो निकट दृष्टि दोष, और पीछे बनता है तो दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, लेंस की गोलाई बढ़ने से फोकस दूरी घटती है, फोकस दूरी घट के नजदीक आ जाती है, निकट दृष्टि दोष हो गया। गोलाई बढ़ गया, फोकस दूरी घट गई। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस लेंस का चश्मा पहनते हैं, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस लेंस का चश्मा, अवतल लेंस। किस प्रकार के दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती है तथा नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती है, यह दूर दृष्टि दोष हो गया। जो दिख रहा है वही दोष है, हाइपरमेट्रोपिया, याद रखिएगा। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, लेंस की गोलाई कम जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है, दूर चला जाता है, इसे भी याद रख सकते हैं। दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के पीछे। निकट वाला में रेटिना के आगे, यहाँ पीछे। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस लेंस का चश्मा लगाते हैं, उत्तल, निकट वाले अवतल। वृद्धावस्था में कौन सा दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया, याद रखिएगा। जरा दृष्टि दोष वृद्धावस्था में। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, सामंजन क्षमता घट जाने से दूर या नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा पहनते हैं, तो द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष किससे दूर किया जाता है, द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के दृष्टि दोष वाले व्यक्ति क्षैतिज दिशा में ठीक परंतु ऊर्ध्व दिशा में ठीक से नहीं देख पाते, अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य उसको बोलते हैं। एस्टिगमैटिज्म, याद रखिए, एस्टिगमैटिज्म याद रखिएगा। किस प्रकार के दृष्टि दोष वाले व्यक्ति क्षैतिज दिशा में ठीक परंतु ऊर्ध्व दिशा में ठीक नहीं देख सकते, दृष्टि वैषम्य। अबिंदुकता से ग्रसित व्यक्ति को कौन सा लेंस पहनने की सलाह दी जाती है, बेलनाकार लेंस। अबिंदुकता वाले को बेलनाकार लेंस, जरा दृष्टि वाले को बाइफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, याद रखिएगा। आंख का रंग किसके रंग पर निर्भर करता है, आइरिस के रंग पर। जब आंख में धूल जाती है तो नेत्र का कौन सा भाग सूज जाता है, तो सलेस्मा या कंजक्टिवा बोलते हैं, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी होंगे, लेकिन एग्जाम के टाइम में आप कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए बार बार रिवाइज करिए। एग्जाम के पहले सप्ताह में एक बार जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य किसी रंग को किससे देख पाता है, तो रेटिना में उपस्थित शंकु कोशिका से। रेटिना में उपस्थित शंकु कोशिका से रंग को देख पाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य प्रकाश की तीव्रता का आभास किससे कर पाता है, ये रेटिना में उपस्थित क्षण कोशिका से। मनुष्य प्रकाश की तीव्रता का आभास करता है रेटिना में उपस्थित क्षण कोशिका से। रंग को देख पाता है रेटिना में उपस्थित शंकु कोशिका से। तो ये सारे पॉइंट को दोबारा नहीं पढ़िएगा तो याद नहीं रहेगा। और लगातार मेहनत का एक ही मांग आपसे है कि आप सभी जानकार जितने विद्यार्थी हैं सबको शेयर करें, क्योंकि पूरा मैथ रीजनिंग का मैं जिम्मेवारी ले चुका हूं। मैं फिर से बोलूंगा, ये वाला जो बुक आपको दिख रहा है, ये आपका ये जो यूथ कंपटीशन का मैथ है, इसे मैं अभी स्टार्ट किया हूं। अधिक से अधिक मांग रहा तो यूथ कंपटीशन का रीजनिंग भी चलेगा, आगे सेट प्रैक्टिस भी चलेगा, साइंस भी चलेगा, सब कुछ समाप्त होगा, बेस्ट तैयारी होगा। और मात्र 499 रुपया वाला का कोर्स परचेज करना है, समय रहते हुए जरूर खरीदिए, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और चेक करना है तो आप हमारे चैनल को चेक कर सकते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ा रखा है और क्या बेस्ट पढ़ाया है या नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य प्रकाश की तीव्रता का आभास किससे करता है, रेटिना में उपस्थित क्षण कोशिका से। नेक्स्ट है, नेत्र का वह दोष
जिसमें मनुष्य किसी खास रंग विशेष के लिए संवेदनहीन होता है, वर्णांधता होता है, कलर ब्लाइंडनेस, और ये वंशानुगत रोग है, इसका इलाज नहीं है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णांधता में क्या होता है, तो ये होता है वर्णांधता, यहाँ लिखना चाहिए, इसमें रेटिना के संकुच संवेदनशील हो जाता है जो जन्म से ही होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हीमोफीलिया एक रोग हो गया या वर्णांधता हो गया, ये वंशानुगत रोग है। रेटिना का शंकु किस रंगों के लिए संवेदनशील होता है, लाल हरा नीला, यानी प्रकाश प्राथमिक रंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने समय के लिए रहता है, 1/10 सेकंड तक। चलचित्र में 1 सेकंड में कितने चित्र दिखाई पड़ते हैं, चलचित्र मतलब सिनेमा में 24। उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है, रीडिंग लेंस। उत्तल लेंस पढ़ने में उसका इस्तेमाल होता है, इसलिए रीडिंग लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब तो काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से बड़ा, काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से बड़ा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है भाई, तो एक ही अक्ष पर लगे 2 उत्तल लेंस, वस्तु की तरफ का लेंस अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की ओर वाले लेंस को नेत्रिका कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे सूक्ष्म संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है पहले ही जान लीजिए। तो एक ही अक्ष पर लगे 2 उत्तल लेंस को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, जिसमें वस्तु की तरफ का लेंस अभिदृश्यक होता है तथा नेत्रिका की तरफ वाले लेंस को नेत्रिका कहते हैं, यानी प्रतिबिंब की तरफ वाले लेंस को, जैसे भी बोलिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 640 पहुंच गए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस किससे छोटा होता है, तो अभिदृश्यक लेंस का द्वारक नेत्रिका लेंस की अपेक्षा छोटा होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस का द्वारक नेत्रिका के से छोटा होता है। खगोलीय दूरबीन में कौन सा लेंस होता है, तो 2 उत्तल लेंस। गैलीलियो दूरबीन में क्या होता है, अभिदृश्यक लेंस उत्तल और नेत्रिका लेंस अवतल, याद रखिएगा। गैलीलियो दर्पण में अभिदृश्यक लेंस उत्तल, नेत्रिका लेंस अवतल। समुद्र नीला प्रतीत होता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यदि किसी चश्मे में लेंस का पावर +2 डायोप्टर है, प्लस आप जानते हैं उत्तल लेंस का होता है, +2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये ध्यान रखना है। तो देखिए बताता हूँ, आप अभी पढ़ाए थे कि पावर या क्षमता तो F बराबर होता है 1/D, क्योंकि 1/D या D बराबर 1/F, या तो क्षमता को पावर बोलते हैं, तो अभी आप पीछे पढ़े थे P बराबर 1/F, तो निश्चित है F बराबर 1/P होगा, और 1/P यानी 1/2 करेंगे तो ये मीटर में आता है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना, तो यहाँ पे काटेंगे तो 50 सेंटीमीटर होगा। यानी किसी लेंस का ये क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगा, और चूंकि पॉजिटिव है इसलिए उत्तल लेंस होगा। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि कौन सा लेंस होगा, तो उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में, तो कोई भी दिशा में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दोपहर के 12 बजे जो होता है सूर्य बीच में होता है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो मोमबत्ती के लौ का बाहरी भाग जो होता है नीला दिखाई पड़ता है नाइट्रोजन के संपर्क में आने से, याद रखिएगा। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज किसने की थी, न्यूटन ने। श्वेत प्रकाश में साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई पड़ते हैं, इसका कारण व्यतिकरण है। साबुन या डिटर्जेंट का बुलबुला रंगीन दिखाई देगा व्यतिकरण के कारण। फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमन होता है, ये आप पहले भी जानते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, तो ये दोनों में कंफ्यूज होता है, याद रखिएगा। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, ज्योति तीव्रता कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल एवं पीकॉक नीला रंग के मिलने से बनता है सफेद। मिलने से क्या बनता है, सफेद। 2 समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो अनंत प्रतिबिंब बनता है समांतर दर्पण के बीच। कौन सा रंग सूर्य विकिरण का उत्तम अवशोषक होता है, तो ये काला। काला जो होता है सूर्य विकिरण का उत्तम अवशोषक होता है, और जो उत्तम अवशोषक होता है वो परावर्तक भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली 2 प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, होलोग्राफी का। सीधा याद रखिएगा, त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने के लिए होलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, परितारिका के द्वारा होता है। मानव नेत्र किस रंग के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है, हरा प्रकाश के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है मानव नेत्र। जब चांद क्षितिज के समीप होता है तो किसके कारण बड़ा दिखाई देता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण।
पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? तेल परत का चमकना डिटर्जेंट या साबुन के जो होता है झाग उसको चमकना व्यतिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट की विकिरण प्रतिदीप्त दक्षता कितनी होती है? 60 ल्यूमेन प्रति वाट। ट्यूबलाइट की विकिरण या प्रतिदीप्त दक्षता होती है 60 ल्यूमेन प्रति वाट। नेत्र लेंस की फोकस दूरी किस कारण समायोजित होती है? पक्षमाभी मांसपेशियों के द्वारा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके कारण समायोजित होती है? तो पक्षमाभी मांसपेशियों के द्वारा, याद रखिएगा। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्राप्त होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम दृश्य प्रकाश का। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल एवं रुस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का नोल एवं रुस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूप के चश्मे के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? क्रुक्स कांच का। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु परिवर्तित होती है? अक्षपट पर। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु में परिवर्तित होती है? अक्षपट। धूप के चश्मे का क्षमता 0 डायोप्टर होता है, मतलब इसका कोई पावर नहीं होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण या अपवर्तन जिसको बोलते हैं वो धूलकण के कारण होता है। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? 2 थीटा। जब किसी कोण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगा, किसी दर्पण को घुमाया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्णांतरिक परावर्तन पर, याद रखिएगा। कैमरा के उद्भासमापी में क्या रहता है? तो प्रकाश विद्युत सेल। कैमरा के उद्भासमापी में प्रकाश विद्युत सेल। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार की खोज के लिए मिला था क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश तरंग के वेग के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश तरंग के वेग के बराबर होता है। जैसे कि आपका गामा किरण हो गया, एक्स किरण हो गया, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये सब का चाल उतना ही होगा जितना प्रकाश का, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि किसी पदार्थ को बहुत तेजी से किसी अंधेरे स्थल पर ले जाया जाए तो उससे उत्सर्जित प्रकाश क्या कहलाएगा? स्फुरदीप्ति। क्या कहलाएगा? स्फुरदीप्ति। लाल वस्तु को जब मोटे नीले कांच से देखा जाता है तो वह कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। दृश्यमान स्पेक्ट्रम की तरंग लंबाई प्रास कैसा होता है? 390 से 760। 390 से 760। लाल गुलाब को हरे शीशे से देखने पर कैसा दिखाई पड़ता है? काला। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति क्या होगी? 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। यदि तरंग की चाल 480 मीटर प्रति सेकंड हो तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? 4 मीटर। तो आप सभी आपको मैं पढ़ा चुका था कि तरंग चाल बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य बराबर क्या हो जाएगा? तो बोलिए सर तरंग चाल बटा आवृत्ति, यानी 480 बटा हम लोग कर देंगे 120, तो कितना आ जाएगा? 4। तो तरंग चाल बराबर तरंगदैर्घ्य गुना आवृत्ति मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं तरंग में बेहतर ढंग से, थ्योरी क्लास भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तड़ी चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। 2 आवेश धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश का नाम किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। समान आवेशों के बीच होता है प्रतिकर्षण, जबकि विपरीत आवेशों के बीच होता है आकर्षण। वस्तुओं में आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप ही आवेशन होता है, यानी आवेश होता है प्लस या माइनस, धनात्मक या ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का क्या कहते हैं? पृष्ठ घनत्व कहते हैं। चालक के इकाई क्षेत्रफल स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का पृष्ठ घनत्व। डिफिनीशन भी ध्यान रखना है और लगातार में आपके लिए मेहनत करना हो, इसके लिए मैंने आपसे एक ही मांगा था और वो आपसे मांगा कि आप सभी प्रयास ये करना है कि अधिक से अधिक दोस्तों तक इसको शेयर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक के नोकीले भाग का पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है, क्यों? इन भाग का क्षेत्रफल सबसे कम होता है, क्योंकि जिसका क्षेत्रफल सबसे कम होगा पृष्ठ तनाव या पृष्ठ घनत्व अधिक होगा। नेक्स्ट है जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित होती है उसे कहते हैं चालक, कंडक्टर। सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी, दूसरा तांबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन पदार्थों से होकर आवेश प्रभावित नहीं होते उसे कहते हैं अचालक, नॉन कंडक्टर। 2 स्थिर विद्युत आवेशों के बीच
लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। यह कूलाम का नियम है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। कहता है दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती लेकिन बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कूलाम का नियम। विद्युत विभव अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट या जूल प्रति कूलम, वोल्ट या जूल प्रति कूलम। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 694 है, मजेदार है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? फैराडे। विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं? प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, दो प्रकार के। कौन सा सेल रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है? प्राथमिक सेल। रासायनिक को सीधे विद्युत ऊर्जा में, प्राथमिक सेल। वोल्टेज सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल तथा शुष्क सेल उदाहरण है प्राथमिक सेल का। वोल्टेज सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, डेनियल होगा, तथा शुष्क सेल उदाहरण है प्राथमिक सेल का। नेक्स्ट है, किस सेल को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? प्राथमिक सेल को एक बार इस्तेमाल करिए फिर उसको फेंक दीजिए, जैसे टॉर्च में लगा हुआ होता है। नेक्स्ट, वोल्टेज सेल का आविष्कार किसने किया था? एलिजांडो वोल्टा ने। नाम से ही पता चल रहा है, 1799 में एलिजांडो वोल्टा। किस सेल का आवेशन करके कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है? तो द्वितीयक सेल को। द्वितीयक सेल को चार्ज कर करके बार बार इस्तेमाल करते हैं। प्राथमिक सेल को फेंक देते हैं, जैसे टॉर्च में निप्पोबैटिक इस प्रकार से बोलाता है ना, बोलता है, प्रचार भी देता है, आप देखे होंगे। तो वो सब हो गया प्राथमिक सेल, जबकि जिसको चार्ज कर रहे हैं वो हुआ द्वितीयक सेल। लेक्लांसे सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ रुक रुक कर थोड़े थोड़े समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जैसे विद्युत घंटी, टेलीफोन, इसमें किया जाता है लेक्लांसे सेल का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज सेल में एनोड। एनोड मतलब कि आप कह सकते हैं धनोद, इसको धनोद या धनात्मक बोलते हैं। एनोड या एनोद, इसको धनोद भी बोलते हैं। तो बता, वोल्टेज सेल में एनोड के रूप में किस धातु का प्रयोग होता है? तांबा का। एनोड के रूप में, धनात्मक के रूप में तांबा का, और कैथोड यानी ऋणात्मक के रूप में जस्ता का। याद रखिएगा, वोल्टेज सेल में एनोड यानी धनात्मक के रूप में तांबा का, कैथोड यानी ऋणात्मक के रूप में जस्ता का। वोल्टेज सेल में विद्युत अपघटक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 का। शुष्क सेल में एनोड एवं कैथोड के रूप में, तो शुष्क सेल में एनोड, एनोड जिसको धनोद बोलते हैं कार्बन, कैथोड जिसको ऋणोद बोलते हैं यानी कि निगेटिव, ये जस्ता। तो जस्ता अधिकतर में निगेटिव ही आएगा, ठीक है। वहाँ पॉजिटिव था तांबा, यहाँ पॉजिटिव है, मतलब कि एनोड है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में विद्युत अपघटक के रूप में किसका प्रयोग होता है? नवसादर के पोस्ट का। शुष्क सेल में विद्युत अपघटक के रूप में नवसादर के पेस्ट का। लेक्लांसे सेल में एनोड एवं कैथोड के रूप में क्रमशः किस क्षण का? तो लेक्लांसे में भी एनोड कार्बन और कैथोड जस्ता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेनियल सेल में एनोड कैथोड, तो एनोड तांबा, कैथोड जस्ता। कैथोड तो हमेशा जस्ता ही होगा, याद रखिए। लेक्लांसे सेल में विद्युत अपघटक के रूप में किसका प्रयोग? नवसादर के घोल का, लेक्लांसे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल सेल में विद्युत अपघटक के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। बाइक्रोमेट सेल में एनोड तथा कैथोड के रूप में क्रमशः, तो बाइक्रोमेट सेल में भी एनोड कार्बन और कैथोड जस्ता। ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जिसको लिख के एक दो बार याद करिए और बार बार वीडियो के देखिए तो याद रहेगा, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है इससे। बाइक्रोमेट सेल में भी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही प्रयोग होता है, H2SO4। सीसा संचायक सेल के एनोड कैथोड के रूप में प्रयोग, तो एनोड के रूप में लेड पैरासाइड्स, VVI क्वेश्चन है। परऑक्साइड, लेड परऑक्साइड एनोड के रूप में, और धनोद के रूप में स्पंजी लेड, किस में? सीसा संचायक सेल में। सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघटक तो वही तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? तो कूलाम। सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? तो कूलाम। आवेश की मात्रक कूलाम, याद रखिएगा। 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इसे मूल आवेश कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 1 कूलाम आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलाम आवेश का मान होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति कूलम। विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति कूलम। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। किसी सेल के विद्युत वाहक बल और उसके विभवांतर के अंतर को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल और विभवांतर के अंतर को गुम वोल्ट कहते हैं, गुम वोल्ट, याद रखिएगा, विद्युत वाहक बल और विभवांतर के अंतर को गुम वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जिस यंत्र से किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश एवं आवेश की प्रकृति का पता किया जाता है तथा जिसके द्वारा विद्युत आवेश उत्पन्न की जाती है, विद्युतदर्शी कहलाता है। जिस यंत्र से किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश एवं आवेश की प्रकृति का पता किया जाता है तथा जिसके द्वारा विद्युत आवेश उत्पन्न किया जाता है, विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोस्कोप। धारिता का मान मापने के लिए किस सेतु का प्रयोग होता है, रोयरिंग सेतु, रोयरिंग पुल या रोयरिंग सेतु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे या फैराड। दो आवेश के बीच की दूरी दुगनी करने पर उसके बीच का बल क्या होता है, चौथाई। दो आवेश के बीच की दूरी दुगनी करिएगा तो बल चौथाई, एक चौथाई। संधारित्र वह युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा एकत्र की जाती है। संधारित्र वह युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा को एकत्रित की जाती है, जमा की जाती है। विद्युत धारा कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है, तो एमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक, तो एम्पियर तो हम पहले से ही जानते हैं, कूलाम प्रति सेकंड भी होता है। विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। किस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ओम का नियम। किस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसके प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, तो ओम का नियम। किसी पदार्थ का बाह्य गुण जो चालक में होकर विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, यह प्रतिरोध कहलाता है। ऐसे भी प्रतिरोध करना मतलब रुकावट डालना। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम है जिसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है, इस इमेज को ध्यान रखना है। प्रतिरोध की बीमा होता है ml2 T−3 और I−2। और मैं आपको बहुत बेहतर ढंग से मात्रक और बीमा का थ्योरी में बीमा निकालना सिखाया है, तो याद रखिएगा प्रतिरोध का बीमा ml2 T−2 I−2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की बीमा होता है ml2 T−3 I−2। इसको इस प्रकार से लिखते हैं कैपिटल में, मतलब बड़ी ब्रैकेट में। किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है जी, तो बढ़ता है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है, घटता है। चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ेगा लेकिन अर्धचालक का घटेगा। अचानक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से क्या होता है, अपरिवर्तित। अचालक यहाँ लिखना चाहिए, अचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से अपरिवर्तित। जो चालक ओम के नियम का पालन करता है उसे कहते हैं ओमीय प्रतिरोध। एग्जाम्पल मैग्नीज हो गया, मैग्नीज का तार, ओमीय प्रतिरोध। जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करता उसे अनओमीय प्रतिरोध, जैसे डायोड बल्ब, ट्रायोड बल्ब, ये सब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर। प्रतिरोध की इकाई ओम, तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि कितनी होती है, 10⁻6 ओम। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि कितनी होती है, 10⁻6 ओम। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के होता क्या है, समानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। किसी चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी प्रतिरोध का विभव धारा की दिशा में घटता है और धारा के विपरीत दिशा में बढ़ता है। किसी प्रतिरोध का विभव जो होता है वो धारा की दिशा में क्या होता है, घटता है, धारा के विपरीत दिशा में बढ़ता है। इस सारे पॉइंट्स को याद रखना है। चालकता का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स, मतलब ओम के उल्टा होता है। जैसे प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, चालकता उसका उल्टा होता है, ओम इनवर्स करिए, या उसको महो बोलते हैं, उल्टा, ओम के उल्टा महो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक का ऐसा मात्रक सीमेन होता है। चालक का ऐसा मात्रक क्या होता है, चालकता का ऐसा मात्रक सीमेन होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। विशिष्ट चालकता का मात्रक, जैसे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हम आपको लिखाए थे, ओम मीटर, उसी विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही पदार्थ के बने मोटे तार का प्रतिरोध कम तथा पतले का प्रतिरोध अधिक होता है, मतलब मोटाई के अनुसार कम अधिक होता है। विद्युत प्रतिरोध का माप क्या होता है, ओम मीटर, विद्युत प्रतिरोध का माप। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अति चालकता की खोज किसने की थी? केमरलिंथ ओन्स 1911 में अति चालकता की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ पदार्थों का अत्यंत निम्न ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इन्हें क्या कहते हैं? अति चालक, सुपर कंडक्टर कहते हैं। 4.2 के है, या तो फिर इसका होता है -268.8 डिग्री सेल्सियस पर पारा अति चालक बन जाता है। तो यहाँ कुछ पदार्थों का अत्यंत निम्न ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इसे अति चालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अच्छा अचालक कौन सा है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते? सेरामिक्स है जो सबसे अच्छा अचालक है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। विद्युतीय कार्य करने की क्षमता को कहते हैं विद्युतीय ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो विद्युतीय कार्य करने की क्षमता को विद्युतीय ऊर्जा। विद्युतीय कार्य करने की दर को विद्युतीय शक्ति कहते हैं, क्योंकि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। 1 HP 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। इसको मैंने पढ़ाया भी है, याद रखिएगा, ये सब डाटा को लिख के याद करना। 1 हॉर्स पावर 746 वाट, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। एमीटर एक धारामापी यंत्र है, इसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। एमीटर एक धारामापी यंत्र है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, याद रखना है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। वोल्ट मीटर एक विभव मापी यंत्र है, इसे परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। ए मीटर को किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत। अभी आप देखिए एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध शून्य, लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत। परिपथ में विद्युत फ्यूज का प्रयोग क्यों करते हैं? उपकरणों की सुरक्षा के लिए विद्युत फ्यूज का प्रयोग करते हैं, ताकि ज्यादा वोल्टेज आए तो फ्यूज वहीं से कट हो जाए और जो हमारे घर में यंत्र हैं वो सुरक्षित रह जाए। विद्युत फ्यूज किससे बना होता है? टीन 63%, शीशा 37%। विद्युत फ्यूज को परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। विद्युत फ्यूज को श्रेणी क्रम में, इसका गलनांक निम्न होता है, याद रखना है। ए मीटर को भी श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता किससे लगाते हैं? गैल्वेनोमीटर से। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता गैल्वेनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर से कितनी धारा को मापा जाता है? तो 10⁻⁻6 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर से 10⁻⁻6 एम्पियर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय का प्रेरण सिद्धांत माइकल फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरों में प्रयुक्त धारा कौन सी होती है? प्रत्यावर्ती धारा, एसी। प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टेजता बढ़ाने में घटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? ट्रांसफार्मर का। मतलब उच्च एसी को निम्न एसी में, निम्न एसी को उच्च एसी में कौन होता है? तो ये ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला है प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को दिष्ट धारा में बदलने परिवर्तित करने वाले यंत्र है दिष्टकारी या रेक्टिफायर। तो सिर्फ उच्च एसी को निम्न एसी, निम्न एसी को उच्च एसी ट्रांसफार्मर, लेकिन इसी को डीसी में बदलना हो या डीसी को एसी में, तो ये हो जाता है हम लोग का दिष्ट धारा, दिष्टकारी जिसको बोलते हैं, रेक्टिफायर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑस्ट्रेड ने। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्ट्रेड ने, याद रखिएगा। विद्युत हीटर, विद्युत प्रेस, विद्युत बल्ब, ट्यूब लाइट आदि उपकरणों में विद्युत धारा किस प्रकार का उदाहरण है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव ये सारे में होता है, हीटर, प्रेस, बल्ब, ट्यूब लाइट, ये सारे में। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत हीटर में विद्युत रोधी पदार्थ कौन होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। विद्युत रोधी पदार्थ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत हीटर में तार की कुंडली किसकी बनी होती है या नाइक्रोम की बनी होती है? तार की कुंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रेस में नाइक्रोम की तार किसकी प्लेट पर लिपटा होता है? आवरक की प्लेट पर। आवरक की प्लेट पर नाइक्रोम का तार लिपटा होता है, जो मतलब कि आग उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का, पहले से जान रहे हैं। टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। बल्ब की अपेक्षा ट्यूब में प्रकाश कितना गुना होता है? 6.8 गुना। बल्ब की अपेक्षा ट्यूब में प्रकाश होता है 6 से 8 गुना, जिसको बोल सकते हैं। बल्ब की अपेक्षा ट्यूब में प्रकाश की कितना गुना होता है? 6 से 8 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकेल तथा क्रोमियम के मिलने से बना धातु नाइक्रोम होता है। यहाँ क्रोनियम लिखा गया, क्रोमियम होना चाहिए। तो कुछ कुछ टाइपिंग में त्रुटियां हुआ है जो आप खुद समझ सकते हैं, इतना भी त्रुटि नहीं है कि नहीं समझ सकते हैं आप।
तो निकेल और क्रोमियम से नाइक्रोम बनता है। कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? अवकरण। कैथोड पर होती है अवकरण। एनोड पर होती है ऑक्सीकरण। याद रखना, एनोड मतलब धनात्मक होता है, कैथोड मतलब ऋणात्मक। लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 फेरस ऑक्साइड जिसको कहते हैं, यह प्राकृतिक चुंबक है। क्या है? प्राकृतिक चुंबक। आगे कृत्रिम चुंबक जैसे छड़ चुंबक, घोड़ानाल चुंबक, चुंबकीय सुई किससे बनाया जाता है? तो लोहा, इस्पात और कोबाल्ट से। कृत्रिम चुंबक, छड़ चुंबक, घोड़ानाल चुंबक, ये सारे बनाए जाते हैं लोहा, इस्पात एवं कोबाल्ट से। चुंबक के किस भाग में चुंबकत्व नहीं होता है? मध्य भाग में। चुंबक के मध्य भाग में चुंबकत्व नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वह किस दिशा में ठहरता है? तो बोले सर, यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वह किस दिशा में ठहरता है? तो हम सभी जानते हैं उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो चुंबकों के समान ध्रुव में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। तो पीछे भी पढ़ चुके हैं। समान ध्रुव में प्रतिकर्षण, विकर्षण जिसको बोल सकते हैं, दूर फेंकेगा। और जब असमान मतलब विपरीत ध्रुव रहेगा तो आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। किसी चुंबक के तीसरा ध्रुव को कहते हैं परिणामी ध्रुव। चुंबक क्षेत्र के तीव्रता सदिश राशि, इसका मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश है, इसका मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 18 डिग्री। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक सुई भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय सुई किस दिशा की तरफ संकेत करता है? उत्तर। चुंबक को हथौड़े से पीटने पर अथवा उसके गर्म करके लाल बना देने पर चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री और पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण 0 डिग्री। ध्यान रखना है दोनों। जस्ता, बिस्मत, तांबा, चांदी, सोना, नमक, जल, हीरा आदि कैसा पदार्थ का उदाहरण? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। फिर से, जस्ता, बिस्मत, तांबा, चांदी, सोना, नमक, जल आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लैटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन इत्यादि कैसा पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय। उधर था प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय। अब है निकेल, कोबाल्ट, इस्पात इत्यादि कैसा पदार्थ है? लौह चुंबकीय। निकेल, कोबाल्ट, इस्पात लौह चुंबकीय। बात आप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय व जिसके नीचे लौह चुंबकीय होता है, क्यूरी ताप कहलाता है। बात आप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय और नीचे लौह चुंबकीय, क्यूरी ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा एवं निकेल की क्यूरी ताप क्या है? तो ये हो गया 770 डिग्री सेल्सियस से 358 डिग्री सेल्सियस। 700 नहीं, दोनों का अलग अलग क्रमशः पूछ रहा है कि लोहा एवं निकेल का। तो लोहा का 770 डिग्री सेल्सियस और निकेल का 358 डिग्री सेल्सियस। पहले क्यूरी ताप है क्या? तो जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय और जिसके नीचे लौह चुंबकीय हो, क्यूरी ताप। तो यहाँ पर लोहा एवं निकेल का क्यूरी ताप है तो लोहा का 770 डिग्री सेल्सियस, निकेल का 358 डिग्री सेल्सियस, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि चुंबक के असंख्य परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? तो डोमेन कहते हैं। एक डोमेन में 10⁻18 से 10⁻21 परमाणु होते हैं एक डोमेन में। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? इस्पात का। आगे है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का। तो यहाँ तक हम लोग पहुंचे, कहाँ तक? 800 तक। अब जल्द ही हम लोग 1000 तक पहुंचेंगे, बस बने रहना है। मैं फिर से अपील करूंगा, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें बिल्कुल। और इसका PDF आप हमारा टेलीग्राम चैनल RK कॉम्पिटिटिव क्लासेस से प्राप्त करें। लाइक कमेंट तो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट होता है जो हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर में चक्कर काटता है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, लिख ही दिया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की? चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन, ये सब याद भी होगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन। न्यूट्रिनो की खोज किसने की? पॉली। न्यूट्रॉन बोलता है तो गोल्डस्टीन, लेकिन न्यूट्रिनो की खोज किसने की? याद रखना है। तो न्यूट्रॉनों की खोज की है किसने? तो पॉली ने। यहाँ पे थोड़ा सा हुआ है गलत कि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक होना चाहिए और यहाँ पे प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ है जे थॉमसन और न्यूट्रॉन की खोज होना चाहिए जेम्स चैडविक और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन।
ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, इसको ध्यान रखना है, सुधार लेना है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन, ठीक है। न्यूट्रिनो की खोज कौन है? पाउली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोन की खोज किसने की थी? आइंस्टीन। अब पाई मैसोन की खोज किसने की थी? यूकावा। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये वीवीआई बनाता है थोड़ा अलग शब्द। पाई मैसोन की खोज यूकावा, फोटोन की खोज आइंस्टीन। फोटोन का वेग किसके वेग के बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पाई मैसोन का जीवन काल होता है 10⁻⁻8 सेकंड, पाई मैसोन का जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का एंटीकण किसे कहते हैं? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटीकण पॉजिट्रॉन। पाई मैसोन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का 274 गुना होता है, 9.108 × 10⁻31, 9.108 × 10⁻31। और इतना को 274 से गुना करेंगे तब इलेक्ट्रॉन होगा। तो पाई मैसोन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का 274 गुना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन द्रव्यमान दोनों का वो होता है 9.108 × 10⁻31 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का पैकेट किसे कहा जाता है? तो फोटोन को ऊर्जा का पैकेट कहा जाता है, ऊर्जा का बंडल कहा जाता है फोटोन को। ये किसने कहा था? आइंस्टीन ने। परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया था? नील्स बोर ने। नील्स बोर ने परमाणु संरचना का मॉडल। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने 1911 में नाभिक की खोज की थी, रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन एवं मिलिकन ने। आइंस्टीन एवं मिलिकन। कैथोड किरणें अदृश्य एवं कैसी होती है? तो सीधी रेखा में चलती है। कैथोड किरण अदृश्य होती है और सीधी रेखा में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना। कैथोड किरण की भेदन क्षमता कम होती है तथा यह केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन है, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणों को केवल किससे पैदा करते हैं? गैस से। कैथोड किरण जब विद्युतीय क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती है तो इसका रास्ता कैसा होता है? परवलयाकार। कैथोड किरण जब विद्युतीय क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती है तो इसका रास्ता परवलयाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाले धातु टंगस्टन पर गिरती है तो ये उत्पन्न करती है एक्स किरणें। जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाले धातु जैसे टंगस्टन पर गिराएंगे कैथोड को तो एक्स किरण निकलेगा। धनात्मक किरणें का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। धनात्मक किरणों की खोज गोल्डस्टीन, पीछे बता चुके हैं। प्रोटॉन का खोज भी गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक किया था, वहां पे गलती हो गया था। नेक्स्ट है, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? तो ये दोनों अर्धचालक है, सिलिकॉन जर्मेनियम। पॉलीपाइरोल, पॉलीएलिनीन, पॉलीथायोफिन किसका उदाहरण है? कार्बनिक बहुलक जो कि अर्धचालक है। पॉलीपाइरोल, यहाँ पे फिर से पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफिन किसका उदाहरण है? कार्बनिक बहुलक का जो अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा में बदलता है रेक्टिफायर, मतलब एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर, दिष्टकारी। ट्रायोड बल्ब का निर्माण किसने किया था? लीडी फॉरेस्ट, अमेरिका के हैं, 1907 में लीडी फॉरेस्ट। जेनर डारोड का आविष्कार किसने किया था? सी जेनर ने। जेनर डारोड का आविष्कार किया था सी जेनर। जेनर डारोड का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो बोल्टता नियंत्रक के रूप में करते हैं जेनर डारोड का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटो डायोड का उपयोग, यहाँ डायोड होना चाहिए था। फोटो डायोड का उपयोग कहाँ होता है? तो प्रकाशित संकेतों के संचूषण में। फोटो डायोड का प्रयोग प्रकाशित संकेतों के संचूषण में। प्रकाश उत्सर्जक डायोड का आविष्कार किसने किया था? निक होलोन्याक। याद रखिएगा, प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसको आप एलईडी कहते हैं, जो आप घर में लगाते हैं, एलईडी का आविष्कार निक होलोन्याक। याद रखिएगा, एलईडी का आविष्कार किसने किया था? निक होलोन्याक ने। प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी के निर्माण में किन अर्धचालकों का प्रयोग होता है? गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का। एलईडी बड़ा महत्वपूर्ण है। एलईडी का आविष्कार निक होलोन्याक ने। एलईडी में किस अर्धचालक का प्रयोग होता है? गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलईडी का उपयोग कहाँ किया जाता है? सुदूर नियंत्रण, चोर घंटी संयंत्रों, प्रकाशिक संचार आदि में एलईडी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल किस डायोड सिद्धांत पर कार्य करता है? फोटो डायोड सिद्धांत पर। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? जे बार्ट्रीन, WH बैटन एवं विलियम साकले। इतना आदमी मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। जे बार्ट्रीन, WH बैटन एवं विलियम साकले। ट्रांजिस्टर का आविष्कार सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ? 1947 में यूएसए के
बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पे लिखा हुआ है जे बाड्रीन, डब्ल्यू.एच. बेटन, विलियम शाक्ले। ट्रांजिस्टर का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ कहाँ? तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरण की खोज रॉन्टजन ने 1805 में किया था। रॉन्टजन जो भी लिखे। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकलर ने की थी। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी, और रेडियम की खोज पूछेगा तो क्यूरी एवं मैडम क्यूरी बोलेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। रेडियो एक्टिवता बोलेगा तो हेनरी बैकलर, और रेडियम की खोज तो क्यूरी एवं मैडम क्यूरी, पी क्यूरी मैरी क्यूरी। यहाँ पे ऐसे कभी कभी ऑप्शन देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दर्शाया है। रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होता है। 83 या उससे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन तत्वों में न्यूट्रॉन की संख्या बटा प्रोटॉन की संख्या का मान 1.5 से अधिक हो, ऐसे तत्वों को कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। जिन तत्वों में न्यूट्रॉन की संख्या का मान 1.5 से अधिक हो, ऐसे तत्व को कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेरी एवं उनकी पत्नी मैडम क्यूरी। पीछे बताएं, रेडियम की खोज मतलब कि रॉबर्ट पेरी और मैडम क्यूरी ने की। रॉबर्ट पेरी, मैडम क्यूरी ने। लेकिन रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैकलर ने। अल्फा बीटा गामा किरण की पहचान सर्वप्रथम किसने की थी? रदरफोर्ड ने 1902 में अल्फा बीटा गामा की। रेडियो सक्रियता की माप किसने की जाती है? तो ये जीएम काउंटर द्वारा, जीएम गीजर मूलर काउंटर इसका फुल फॉर्म होता है। जीएम काउंटर द्वारा रेडियो सक्रियता को मापते हैं। रेडियो एक्टिव कणों को की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आवर्धक कोष्ठ का, क्लाउड चैम्बर जिसको बोलते हैं, आवर्धक कोष्ठ का प्रयोग करते हैं रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धक कोष्ठ का आविष्कार किसने किया था? आवर्धक कोष्ठ का आविष्कार किया था सीआर हीबिल्सन ने। सीआर हीबिल्सन। जीवाश्म, मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का अंकन किस प्रयोग द्वारा किया जाता है? कार्बन 14 पत्ती द्वारा। कार्बन 14 पत्ती द्वारा जीवाश्मों की आयु पता लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये 1921 में जर्मनी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक थे आइंस्टीन। 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है, किस सिद्धांत से संबंधित है? सापेक्षता या अपेक्षता का सिद्धांत, E = mc²। ये किसने दिया था? आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने। सूर्य से पृथ्वी पर प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 × 10⁻26 जूल। सूर्य से पृथ्वी पर प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 × 10⁻26 जूल। सूर्य का द्रव्यमान प्रति सेकंड कितना घट रहा है? 4 × 10⁻19 kg। सूर्य का द्रव्यमान प्रति सेकंड कितना घट रहा है? 4 × 10⁻19 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन वह प्रतिक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक 2 भागों में टूटता है, इससे दौरान ऊर्जा निकलती है, इसे क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। फिर से, नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक 2 भागों में टूटता है और इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन को किसके द्वारा दिखाया गया था? स्ट्रॉसमैन एवं हॉर्न के द्वारा। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन को किसके द्वारा दिखाया गया? स्ट्रॉसमैन एवं हॉर्न के द्वारा। ऑटो हॉर्न जिसको बोल देते हैं, इसको मतलब कि आप बोल सकते हैं परमाणु बम का आविष्कारक भी माना जाता है ऑटो हॉर्न को। नाभिकीय विखंडन की किस श्रृंखला में अत्यंत ऊर्जा में विनाशकारी होता है? अनियंत्रित श्रृंखला में। अनियंत्रित श्रृंखला में। तो नाभिकीय विखंडन के अनियंत्रित श्रृंखला पर ही आधारित होता है आपका परमाणु बम। परमाणु बम किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन के अनियंत्रित श्रृंखला पर। आपको बता ही दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बम का आविष्कार किसके नेतृत्व में कब हुआ? तो रॉबर्ट ओपेनहेमर के नेतृत्व में हुआ था। आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हॉर्न भी देता है यहाँ पर। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान हुआ था। प्रथम परमाणु बम का विकास किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ? द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, यूएसए में। प्रथम परमाणु बम का विकास हुआ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत। यूरेनियम 23592 इसको पढ़ सकते हैं। यूरेनियम 23592 या प्लूटोनियम 23994 का प्रयोग किस पर आधारित है? यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किस रूप में होता है? नाभिकीय ईंधन के रूप में। यूरेनियम और प्लूटोनियम इसको लिख सकते हैं, प्रयोग होता है नाभिकीय ईंधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और कहाँ किया गया? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में गिराया गया। और यह हिरोशिमा और नागासाकी जो है ये जापान के शहर हैं। नेक्स्ट है परमाणु भट्टी
या नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन किस श्रृंखला अभिक्रिया में अपनाई जाती है? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन के लिए किस श्रृंखला अभिक्रिया को अपनाई जाती है? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर सर्वप्रथम किसके निर्देशन में बनाया गया था? प्रोफेसर एनरिको फर्मी, जो शिकागो विश्वविद्यालय में 1942 में थे। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर सर्वप्रथम किसके निर्देशन में बनाया गया? ये प्रोफेसर एनरिको फर्मी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिएक्टर में मंदक न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने वाले के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल तथा ग्रेफाइट के छड़ का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग होता है? कैडमियम या बोरॉन का छड़ का भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टर से उत्पन्न समस्थानिकों का प्रयोग किस रूप में होता है? तो चिकित्सा वैज्ञानिक, चिकित्सा विज्ञान और कृषि। रिएक्टर से उत्पन्न समस्थानिक जो होता है इसका प्रयोग होता है चिकित्सा विज्ञान और कृषि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश स्रोत कैसी अभिक्रिया है? नाभिकीय संलयन। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा का जो प्रकाश स्रोत जो वहां से निकलता है वो कैसा है? कैसी अभिक्रिया से? नाभिकीय संलयन। नाभिकों को संलयित करने के लिए लगभग कितने ताप की आवश्यकता है? 10⁸ केल्विन। नाभिकों को संलयित करने के लिए 10⁸ केल्विन ताप की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर निर्भर करता है? तो नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर। परमाणु बम का ऑटोहॉन या कोपेनहीमर ऐसे करके देता है, लेकिन हाइड्रोजन बम का एडवर्ड टेलर 1952 में। हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा कितना गुना शक्तिशाली होता है? 1000 गुना। जितना नुकसान करेगा परमाणु बम उसका 1000 गुना हाइड्रोजन बम नुकसान करेगा। नेक्स्ट है भारत की पहला भारी जल संयंत्र कब और कहाँ? तो ये 1962 में नागल पंजाब में पहला भारी जल संयंत्र बना था, D2O वाला, 1962 में नागल पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च संस्थान का अहमदाबाद में। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च संस्थान अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धचालक में अपद्रव्य मिलाए जाने की क्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग। अर्धचालक में अपद्रव्य मिला रहे हैं तो डोपिंग कहला रहा है। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रेडियो तरंग की सहायता से आकाशगामी वायुयानों की स्थिति एवं दूरी का पता लगाने के लिए। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रेडियो तरंग की सहायता से आकाशगामी वायुयानों की स्थिति एवं दूरी का पता लगाने के लिए। बादलों की स्थिति एवं दूरी, धातु तल भंडारों का पता लगाने एवं वायुमंडल की परत, आयन मंडल की ऊंचाई ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? राडार का। तो वही राडार का। बादलों की स्थिति एवं दूरी, धातु एवं भंडारों का पता लगाने एवं वायुमंडल की परत, आयन मंडल की ऊंचाई ज्ञात करने में किसका प्रयोग होता है? राडार का। RADAR। राडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रेडियो संचूषण एवं सर्वेक्षण, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। राडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, फुल फॉर्म याद रखिएगा। लेजर। लेजर का पूरा नाम क्या होता है? LASER, लेजर। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, याद रखिएगा। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका हिंदी होता है उद्दीपन उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा प्रकाश तरंगों का प्रवर्धन। नेक्स्ट है लेजर प्रकाश पुंज का फैलाव बहुत कम किंतु उसकी दीप्ति तीव्रता व कला संबद्धता बहुत अधिक होती है। इसका फैलाव कम होता है इसीलिए तो बाकी सब अधिक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार में दिशा सर्वेक्षण में मौसम के अध्ययन, वायु प्रदूषण के संचूषण, चिकित्सा के क्षेत्र में एक्यूपंक्चर क्रिया, होलोग्राफी, खदानों के कीड़े मारने आदि में किसका प्रयोग होता है? लेजर का। फिर से संचार में, दिशा सर्वेक्षण में, मौसम के अध्ययन, वायु प्रदूषण के संचूषण, चिकित्सा के क्षेत्र में एक्यूपंक्चर क्रिया में, होलोग्राफी, खदानों के कीड़े मारने में किसका प्रयोग होता है? लेजर का। मेजर का पूरा नाम क्या है? एक लेजर इमेजर है तो यह माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मेजर, तो मेजर में सिर्फ एम का माइक्रोवेव हो गया, बाकी सब लेजर वाला ही। एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, विकिरण के उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा माइक्रो तरंग का प्रवर्धन, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन लिख के। जटिल ऑपरेशन, कैंसर, अल्सर एवं आंख की बीमारी की चिकित्सा हेतु किसका उपयोग होता है?
मेजर का प्रयोग होता है। जटिल ऑपरेशन, कैंसर, अल्सर एवं आँख की बीमारियों के लिए मेजर का प्रयोग होता है। एक्स किरण का वेग किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर। कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है तो वो प्रकाश के वेग के बराबर। एक्स किरण हो गया, गामा किरण हो गया, परावैंगनिक किरण हो गया, दृश्य विकिरण हो गया, सबका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि U-238 92 में न्यूट्रॉन की संख्या, तो बोले सर 238 में 92 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात नलिकाओं में इलेक्ट्रॉन किससे उत्सर्जित होता है? कैथोड से। निर्वात नलिकाओं में इलेक्ट्रॉन कैथोड से उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होल किस तत्व में पाया जाता है? अर्धचालक में। होल एंटीजिक अर्धचालक का ताप गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक। एंटीजिक अर्धचालक का। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम कैसा अर्धचालक है? तो चतुस्संयोजी अर्धचालक है। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम कैसा अर्धचालक है? मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक है, लेकिन कैसा है? चतुस्संयोजी अर्धचालक। सिलिकॉन में एक दाता प्रकार की अशुद्धि क्या होती है? फास्फोरस। ये दाता प्रकार की अशुद्धि होती है। नेक्स्ट है सिलिकॉन की ऊर्जा बैड रिक्तता कितनी होती है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन की ऊर्जा बैड रिक्तता कितनी होती है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एकीकृत परिपथ या आईसी चिप संयोजन किससे बने होते हैं? सिलिकॉन के। आईसी चिप किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के। इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? तो और नॉर नॉट गेट यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक है। यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक है और नॉर नॉट, ठीक है ना। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है यहाँ पे और विद्युत से रिलेटेड भी है। ट्रांजिस्टर है एक अर्धचालक। ट्रांजिस्टर क्या है? एक अर्धचालक है। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? ऊष्मा के रूप में। टीवी कैमरा में इलेक्ट्रॉन किरण पुंज प्राय किसके द्वारा विवर्तित होती है? तो यह विद्युत चुम्बकीय तकनीक के द्वारा। टीवी कैमरा में इलेक्ट्रॉन किरण पुंज प्राय किसके द्वारा विवर्तित होती है? विद्युत चुम्बकीय तकनीक के द्वारा। दूरदर्शन रिसीवर में आवाज होती है फ्रीक्वेंसर मॉड्यूलेटेड। दूरदर्शन रिसीवर में आवाज होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में कौन सी सामान्य अशुद्धि होती है? तो सीसा। बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में कौन सामान्य अशुद्धि होती है? सीसा। नेक्स्ट है तारे का भविष्य निर्भर करता है द्रव्यमान तथा तारे के रंग निर्भर करता है तापमान पर। तारे का भविष्य निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर और रंग निर्भर करता है उसके ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमरा तथा लेंस की खोज किसने की थी? जिन्स ने। जिन्स पहनने वाला जिन्स नहीं, वैज्ञानिक का नाम है जिन्स। कैमरा और लेंस की खोज जिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान। कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी याद रखना है। ब्रह्मांड में कितने मंदाकिनी है? 10⁻11 मंदाकिनी। सैकड़ों अरब जिसको बोल सकते हैं। एक मंदाकिनी में लगभग कितने तारे हैं? 10⁻11 तारे। सोचिए ब्रह्मांड में मंदाकिनी है 10⁻11, एक मंदाकिनी में तारा है 10⁻11 और उसमें से हम लोग का एक तारा सूर्य है जिससे हम लोग ऊर्जा को प्राप्ति करते हैं। और सूर्य भी इस पृथ्वी से सैकड़ों हजारों गुना बड़ा है और उस पृथ्वी पर भी बहुत सारे महादेश हैं, देश हैं। पृथ्वी पर भी बहुत सारे देश हैं, महादेश है, फिर गांव है। इस गांव में छोटा सा एक इंसान कण के बराबर होता है, वो भी अहंकार से भरा होता है, जबकि ईश्वर ने इतने बड़े ब्रह्मांड बना के भी अहंकार नहीं किया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि एक मंदाकिनी में लगभग कितने तारे होते हैं? 10⁻11। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांतों में से सर्वाधिक मान्यता किस सिद्धांत को है? बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग जल्दी 1000 पहुंचेंगे। अवरक्त विस्थापन के अनुसार प्रकाश स्रोत की ओर चलने पर प्रकाश तरंग की आवृत्ति क्या होती है? तो इसमें आभासी वृद्धि होगी तथा वह नीले वर्ण की ओर विस्थापित होगी। अवरक्त विस्थापन के अनुसार प्रकाश स्रोत की ओर चलने पर प्रकाश तरंग की आवृत्ति क्या होगी? आभासी वृद्धि होगी तथा यह नीले वर्ण की ओर विस्थापित होगी। अवरक्त विस्थापन के अनुसार प्रकाश स्रोतों से दूर जाने पर प्रकाश तरंग की आवृत्ति में क्या होगी? आभासी कमी होगी, यह लाल वर्ण की ओर विस्थापित होगी। याद रखना है दोनों। ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि किसने की थी? एडविन हब्बल ने 1929 ईस्वी में कैलिफोर्निया स्थित माउंट बिस्वल वेधशाला में ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि की थी एडविन हब्बल 1929 में। एडविन हब्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी का वेग भी दूरी d के समानुपाती होता है, अर्थात जो मंदाकिनी हमसे जितनी दूरी पर होंगे वे उतनी ही तेजी से हमसे दूर होंगे। जितनी दूर पर होगा उतनी तेजी से वो और दूर होते चला जाएगा, ठीक है ना। v = hd जो h नियतांक है। हब्बल नियतांक h का मात्रक, हब्बल नियतांक h है, उसका मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकंड प्रति एमपीएस।
इसको योगा पार्सेक बोलते हैं, और ये 67 किलोमीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। एच का मान याद रखना, 67 किलोमीटर प्रति सेकंड एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की आयु कितनी होती है? 10 गुने 10⁻9 वर्ष से 19 गुने 10⁻9 वर्ष तक। ब्रह्मांड की आयु 10 गुने 10⁻9 वर्ष से 19 गुने 10⁻9 वर्ष। मंदाकिनी किन चीजों से मिलकर बना है? तो 98% भाग तारा तथा 2% भाग धूल। मंदाकिनी बना हुआ 98% भाग तारा है, उसमें 2% भाग धूल है। मंदाकिनी की विशालता के कारण इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहते हैं। मंदाकिनी के विशालता के कारण प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड। नेक्स्ट है, मंदाकिनियाँ किन किन आकारों की होती है? 80% सर्पिल होती है, 17% द्विवृत्तीय होती है और 3% अनियमित होती है, जैसे तैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी किस मंदाकिनी में है? तो दुग्ध मेखला, आकाशगंगा। हमारा मंदाकिनी कौन है? दुग्ध मेखला। ऐसे ऐसे अरबों मंदाकिनी है और उसमें अरबों तारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध मेखला के सबसे नजदीक मंदाकिनी है देवायनी, सर्पिल आकार वाली। मतलब हमारा जो मंदाकिनी है दुग्ध मेखला, इसका सबसे नजदीक है देवायनी। दुग्ध मेखला मंदाकिनियों का व्यास लगभग कितना होता है? 10⁻5 प्रकाश वर्ष, और यह मंथर गति से चक्कर काट रही है। दुग्ध मेखला का व्यास जो होता है वो 10⁻5 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य एवं उसके ग्रह मंदाकिनी के केंद्रीय भाग से कितना दूरी पर है? 3 गुने 10⁻4 प्रकाश वर्ष। सूर्य एवं उसके ग्रह मंदाकिनी के केंद्रीय भाग से कितना दूरी पर है? 3 गुने 10⁻4 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहत सप्तऋषि मंडल, लघु सप्तऋषि मृग, सिग्नस, हाइड्रा इत्यादि ये सब क्या है? तारामंडल। बृहत सप्तऋषि मंडल, लघु सप्तऋषि मृग, सिग्नस, हाइड्रा इत्यादि ये सभी क्या है? तारामंडल। आकाश में कुल कितने तारामंडल है? तो 89, 8⁻9 यानी 89 तारामंडल है आकाश में। नेक्स्ट है, आकाश में स्थित सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सेंटोस, सेंट्रोस है। 920 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, बहुत ही जल्द हम लोग इसको खत्म कर देंगे। सेंट्रोस तारामंडल में कितने तारे हैं? 94। हाइड्रा तारामंडल में कितने तारे हैं? 68। ये सब लिख के याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारामंडल को किस ऋतु में देखा जा सकता है? तो शीत ऋतु में। कौन सा तारामंडल सर्वाधिक भत्ते तारामंडल में से एक है? मृग, यूरियन उसको भी बोलते हैं, ओरियन भी बोलते हैं। कौन सा तारामंडल सर्वाधिक भत्ते तारामंडल में से एक है? मृग। बीटलगिए में रिगेल नामक चमकदार तारे किस तारामंडल में है? मृग तारामंडल। सूर्य है एक क्या है? तारा है। किसी तारे का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? ताप द्वारा। 928 नंबर क्वेश्चन है, बेतारे जिसका पृष्ठ ताप अत्यधिक उच्च ताप होता है उसका रंग नीला होता है। कहता बेतारे जिसका पृष्ठ ताप अत्यधिक उच्च होता है उसका रंग नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन तारे का ताप अपेक्षाकृत निम्न होता है उसका रंग लाल होता है। जिन तारे का ताप उच्च होता है उनका रंग होता है सफेद। याद रखना है ये सब। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंटूरी। प्रोक्सिमा या प्रोक्सिमा सेंटूरी या सेंचुरी भी बोलते हैं। प्रोक्सिमा सेंटूरी तारा की पृथ्वी से दूरी है 4.22 प्रकाश वर्ष। 4.22 प्रकाश वर्ष। एल्फा सेंचुरी नामक तारे की पृथ्वी से दूरी है 4.3 प्रकाश वर्ष। 4.3 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, सभी तारे ध्रुव तारा को छोड़कर रात्रि में आकाश में किस तरफ चलते हुए प्रतीत होते हैं? पूरब से पश्चिम की ओर। सभी तारे चलते हैं पूरब से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पश्चिम से पूरब की ओर। ध्रुव तारा किस तारा का समूह का सदस्य है? उर्सा माइनर या लिटिंट बियर बोल सकते हैं। उर्सा माइनर या लिटिंट बियर समूह का सदस्य है ध्रुव तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का निर्माण किससे होता है? हाइड्रोजन और हीलियम, जिसमें 70% हाइड्रोजन होता है, 28% हीलियम। बाकी छोटा छोटा तत्व होता है कार्बन, नाइट्रोजन एवं नियॉन 1.5%, लौह एवं भारी तत्व 0.5%। तो मैक्सिमम हाइड्रोजन होता है और हीलियम। सूर्य कितने वर्ष बाद रक्त दानव तारा में बदल जाएगा? 5000 मिलियन वर्षों बाद ये रक्त दानव तारा में बदल जाएगा। मतलब इसका एज घटते जा रहा है। नेक्स्ट है, श्वेत वामन तारे का घनत्व लगभग कितना है? 10,000 kg प्रति मीटर क्यूब। श्वेत वामन तारे का घनत्व 10,000 kg प्रति मीटर क्यूब। किस तारे के निकट श्वेत वामन तारा को देखा गया है? सीरियस, सीरियस या साइरस इसको लिखते हैं। इस तारे के निकट श्वेत वामन तारा को देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि दुग्ध मेखला में न्यूट्रॉन तारों की संख्या कितना है? 10 पर पावर 8। दुग्ध मेखला में न्यूट्रॉन तारा अलग से होता है जिसकी संख्या है 10 पर पावर 8। न्यूट्रॉन तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का दुगना तथा त्रिज्या लगभग 10 किलोमीटर होती है। न्यूट्रॉन तारा ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इसका द्रव्यमान जो होता है, न्यूट्रॉन तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का दुगना होता है। त्रिज्या लगभग यहाँ पे 10 पे पावर कुछ होना चाहिए किलोमीटर होता है, जो छूट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? मिचेल ने कृष्ण छिद्र की परिकल्पना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण छिद्र कैसा होता है? तो ये अदृश्य अत्यधिक आकर्षक बल जिसे प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता, उसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को केवल महसूस किया जा सकता है और उसमें चल जाने के बाद फिर कोई भी तारा हो या कोई भी ग्रह हो वो बाहर नहीं आ सकता। नेक्स्ट है, गर्मी में दिखाई देने वाला तारामंडल कौन सा है? ये वृश्चिक या स्कॉर्पिया जिसको बोलते हैं, आकार बिच्छू के जैसा होता है। ये तारामंडल है गर्मी में दिखाई देने वाला। ये फरवरी से अगस्त तक दक्षिण दिशा में दिखाई देता है। फरवरी से अगस्त तक दक्षिण दिशा में ये वृश्चिक या स्कॉर्पियो आकार का जो है तारामंडल दिखाई देता है। आदि तारा का निर्माण कितने ताप पर होती है? 173 डिग्री सेल्सियस पर आदि तारा का निर्माण होता है। सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस। पृथ्वी से इसकी दूरी 8.7 प्रकाश वर्ष है। साइरस सबसे चमकीला तारा है। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है शुक्र है। आगे आइए, सबसे बड़ा ग्रह तो आप जानते हैं बृहस्पति ग्रह है। इसके उपग्रह कितने हैं? 79। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है, इसके 82 उपग्रह हो गए हैं। ये दोनों बढ़ते घटते रहता है, अभी शनि है, याद रखना है। बादलों में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम। ताप होता है आपका 176 डिग्री सेल्सियस। तारों के अंदर संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन का परिवर्तन हो जाता है हीलियम में। संलयन होता है तो हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। चारों ओर बलयुक्त ग्रह कौन है? तो शनि है। शनि में बलयों की संख्या 7 है, आप पढ़े होंगे, बस अब पहुंचने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाहरी दृश्य भाग का ताप करीब होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। बुध सूर्य की परिक्रमा करता है 88 दिन। बुध सूर्य की परिक्रमा करता है 88 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी 27.3 दिन में। नेक्स्ट है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलीपुच्छल तारा या हेलीपुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? 76 वर्षों बाद। पृथ्वी के केंद्र का ताप लगभग कितना होता है? 4000 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडलीय दाब, पृथ्वी के केंद्र का ताप इतना बताया गया है। वायुमंडलीय दाब 37 लाख गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक स्रोत ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। ब्लैक होल किससे संबंधित है? खगोल शास्त्र से। पृथ्वी की सतह पर नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन क्रमशः कितना पाया जाता है? तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। यानी भूपटल पर कौन सा गैस पाया जाता है मिली रूप से सबसे अधिक? तो ऑक्सीजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, याद रखना है। पृथ्वी की सतह से 16 किलोमीटर ऊपर जाने पर सूर्य की किरणों के प्रभाव में ऑक्सीजन क्या होगा? बदलेगा। किस में? ओजोन में, याद रखिएगा, O3 बन जाता है। ओजोन सूर्य द्वारा उत्सर्जित किस से हानिकारक विकिरण को अवशोषित करता है? पराबैंगनी किरण को। किस हानिकारक विकिरण को अवशोषित कर लेता है? पराबैंगनी को। बादल, बरसन एवं अन्य मौसम संबंधित घटना होती है क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है। चलिए 966 नंबर क्वेश्चन है, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक है? 10 किलोमीटर, ऐसे 10 से 18 किलोमीटर देता है। पृथ्वी के सबसे करीब मंडल है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। पृथ्वी के सबसे निकटस्थ ग्रह है बुध। सबसे दूर, तो सबसे दूर वरुण है, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर दिन एवं रात के तापमान क्रमशः, तो चंद्रमा पर दिन एवं रात के तापमान क्रमशः 100 डिग्री सेल्सियस से 180, मतलब दिन का 100 डिग्री सेल्सियस, रात का -180 डिग्री सेल्सियस। चंद्रमा पर दिन एवं रात का, तो दिन का 100 डिग्री सेल्सियस, रात का -180 डिग्री सेल्सियस। सूर्य मुख्यतः किससे बना होता है? हाइड्रोजन से। आगे, पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर, हालांकि ये ध्रुवीय व्यास है, ध्रुवीय व्यास है, और 12,714 किलोमीटर विषुवतीय व्यास है, ठीक है ना। इस प्रकार से होता है, चूंकि पृथ्वी इस प्रकार से चिपटा है तो इसको ध्रुवीय व्यास थोड़ा कम होता है, सॉरी, ध्रुवीय व्यास होता है 12,714, और विषुवतीय व्यास जो होगा ना, ये होगा 12,756, याद रखिएगा।
तो यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट, सूर्य का व्यास है, ये तो पृथ्वी का व्यास था। सूर्य का व्यास होता है 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास होता है 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन सेंटीग्रेड। सूर्य का, पृथ्वी का आप 4,000 डिग्री सेल्सियस देखे थे, सूर्य का 15 मिलियन सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। गैनीमेड। क्वेश्चन नंबर 975 पहुंच गए हैं, बस अब 25 क्वेश्चन है। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो आप पहले भी जानते हैं, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। भोर एवं शाम का तारा कौन है? शुक्र ग्रह भोर एवं शाम का तारा है। लाल ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्यों लाल ग्रह कहा जाता है? तो लौ की उपस्थिति के कारण। कौन सा ग्रह घूर्णन पृथ्वी के उल्टा यानी पूरब से पश्चिम घूमता है? वरुण एवं शुक्र। वरुण एवं शुक्र है जो पृथ्वी के उल्टा घूमता है, पूरब से पश्चिम। बाकी सब है जो पश्चिम से पूरब। नेक्स्ट है, द्रव्यमान एवं आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह बुध है। द्रव्यमान आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है, सूर्य के सबसे नजदीक भी है, लेकिन सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, लेकिन सबसे गर्म जो है वो शुक्र है। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, किसका है? शनि। पहला सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है जो किसका है? बृहस्पति का। और सबसे बड़ा दूसरा उपग्रह है टाइटन जो शनि का है। फोबोस तथा डिमोस किसके उपग्रह है? मंगल के। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, मंगल के। किस ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं? वरुण को। मीथेन की उपस्थिति कारण वरुण को हरा ग्रह कहते हैं। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की वाहन या कुंडली कहलाने वाला ग्रह? वाहन, भगनी, ये सभी कहलाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, शुक्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में देखने पर आकाश काला दिखाई पड़ता है। ये तो बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री जिसने पृथ्वी के चक्कर लगाए थे वे कौन थे? यूरी गागरिन थे, पृथ्वी के चक्कर लगाए थे यूरी गागरिन, 12 अप्रैल 1961। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 988 है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि के। क्वेश्चन नंबर 989, अंतरिक्ष में पहला कदम किस देश ने उपग्रह स्पुतनिक 1 के जरिए रखा था? तो रूस ने। 4 अक्टूबर 1997 में सबसे पहले अंतरिक्ष पहुंचा था रूस, स्पुतनिक 1 के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी भूमि सोवियत संघ से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 अप्रैल 1975 रूस के कोस्मोड्रोम से, याद रखिएगा। स्वदेश निर्मित एवं स्वदेश भूमि से प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी, 17 अप्रैल 1983। 17 अप्रैल 1983। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो की स्थापना 1969। इसरो की स्थापना 1969। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 993, पीएसएलवी का पूर्ण रूप होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ? त्रिवनंतपुरम में। त्रिवनंतपुरम में, त्रिवनंतपुरम या त्रिवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम, याद रखिएगा। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो भारत का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवनंतपुरम और उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। और दूसरा थे एडविन एल्ड्रिन। यहाँ पे पूछ सकता है कि कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति इन्हीं के साथ गए थे, एडविन एल्ड्रिन। ये अमेरिका से गए थे 21 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे 22 जुलाई देता है कहीं कहीं पे, याद रखिएगा 21-22 जुलाई। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो रूस के थे, 1963। अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम महिला विश्व की वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव लाइका, एक कुत्ता था। आकाश नीला क्यों लगता है? क्योंकि लघु तरंगदैर्घ्य दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। आकाश नीला क्यों लगता है? क्योंकि लघु तरंगदैर्घ्य दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। क्लियर है? और आज देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, यानी 1000वां क्वेश्चन। कार्योजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। कार्योजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार लाइक सब्सक्राइब करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि सभी विद्यार्थियों के पास पहुंचाइए, क्योंकि मैथ रीजनिंग का मैं बेस्ट तैयारी करवा रहा हूं। और साइंस का जो वादा किया था 1000 फिजिक्स पूरा हो गया है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री जल्द दे दूंगा। एग्जाम के पहले बार बार पढ़िएगा तो लगभग क्वेश्चन आपसे बनेगा। बाकी साइंस पर और करेंट पर विशेष मेहनत करते रहे। मेरी पूरी जिम्मेवारी मैथ रीजनिंग सुधारने की है। मैं फिर से एक बार अपील करूंगा कि आप
मेरा ऐप इंस्टॉल जरूर करें और वहां 499 का कोर्स आप खरीदें एक सहयोग राशि के रूप में, ताकि मैं प्लेटफॉर्म को बेस्ट बना सकूं, वीडियो के क्वालिटी को बेस्ट बना सकूं, कंटेंट को बेस्ट बना सकूं। इसके लिए सहयोग राशि देकर खरीदें और लगातार यूथ कंपटीशन जो आप बुक देख रहे हैं इसका फुल सॉल्यूशन और आने वाले समय में रीजनिंग का फुल सॉल्यूशन, मतलब CBT 1 से CBT 2 तक फुल तैयारी, और 20 अक्टूबर तक टाइम है, जल्द से जल्द पेड करें और अपने सभी दोस्तों को भी पेड करने के लिए प्रेरित करें, जम के शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए लगातार मेहनत करता रहूं। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। और टेलीग्राम से PDF जरूर प्राप्त करिएगा।